धरती पर कोई जगह थी, स्पष्ट है। अचानक किसी वजह से इस जगह का टेम्परेचर हाई हो गया। देख रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर हाई हो गया। तो टेम्परेचर हाई होने से यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठी। तो बच्चे जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो हमने इसे एक नाम दिया, और वो नाम दिया चक्रवातीय दशा। क्या नाम दिया? चक्रवातीय दशा। और सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि मैंने बहुत पहले आपको उठती हवा का नाम चक्रवातीय दशा भी बताया था। क्लियर है? तो आपने देखा कि अचानक किसी जगह का तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से उस जगह की हवाएं क्या है? गर्म होकर ऊपर उठी, और उठती हवा को ही क्या मैंने कहा था? चक्रवातीय दशा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बच्चे ग्राफ नंबर 2 में, ठीक है, अब जरा सोचिए, इस जगह का टेम्परेचर हाई हुआ, हवा जब ऊपर उठ गई तो प्रेशर क्या हुआ बच्चे? लो हो गया। ठीक है, अब मैप नंबर 3 में देखिए, अब इस जगह को ही हमने क्या नाम दे दिया? लो प्रेशर। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? क्यों? क्योंकि ग्राफ 1 में जमीन गर्म हुई, हवा ऊपर उठी। हम 2 में देख रहे हैं कि तापमान बढ़ने से प्रेशर गिरा, और 3 में अब हम देख रहे हैं कि उसी जगह का क्या नाम हो गया? लो प्रेशर। चलिए बच्चे, हमें लो प्रेशर मिल गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया कि लो प्रेशर यहाँ पर रख दिया। तो बच्चे यहाँ लो प्रेशर इसलिए बना क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ा था, लेकिन इसके बाहर की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो हर तरफ क्या था? तापमान कम था बच्चे। ये देखिए, हर तरफ क्या था? इसके बाहर तापमान कम था। ठीक है, अब जरा तापमान कम होने के कारण इसका मतलब है जमीनें ठंडी थी, तो जमीन ठंडी थी तो सबके कांटेक्ट में जब हवा आई तो हवा ठंडी होकर नीचे बैठ गई। तो ये देखिए बच्चे, जैसे हवा नीचे बैठ गई तो यहाँ पर प्रेशर क्या होने लगा? हाई होने लगा। तो हमने देखा कि हर तरफ प्रेशर क्या है? हाई है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ तक समझ में आया बच्चे? ठीक, चलिए अब फिर इस ग्राफ को हम अगले ग्राफ में लेकर आते हैं। तो आपने देखा बच्चे कि यहाँ पर क्या है? एलपी, और चारों तरफ क्या बन गया बच्चे? एचपी, क्योंकि प्रेशर जब गिरेगा बच्चे, बढ़ेगा, तो हम हाई प्रेशर ही तो कहते हैं। तो हमने देखा कि अब इसके चारों तरफ क्या बन गया? हाई प्रेशर। ये देखते बच्चे, ये है क्या है? चारों तरफ हाई प्रेशर। यहाँ भी देखिए, चारों तरफ क्या बन गया? हाई प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जरा देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर कीजिएगा कि मैं देख रहा हूं कि इसके चारों तरफ क्या बना है? हाई प्रेशर बना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चे कि एक जैसे वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। यही तो कहा था। तो आप जरा देखिए कि एक जैसी वायु दाब कहाँ है? तो हम देख रहे हैं बाहर की तरफ, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। तो जब चारों तरफ समान दाब है तो क्या इसको मिलाकर समदाब रेखा नहीं खींच सकते? निश्चित खींच सकते हैं। ये देखिए बच्चे, अब मैंने इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिलाकर एक समदाब रेखा खींच लिया। तो याद रखिए बच्चे, ये जो आपने समदाब रेखा खींचा है, क्या ये परिधि नहीं हुई? देख रहे हैं बच्चे? तो सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो समदाब रेखा है, यही क्या बन गई? परिधि बन गई। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखिए बच्चे समदाब रेखा भी देख लिया, और परिधि ही क्या थी? वो समदाब रेखा थी। स्पष्ट है? अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि परिधि की तरफ समदाब रेखा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि बच्चे इस समदाब रेखा का मान 1000 MB है, क्योंकि हवा को किसमें मापा जाता है? MB में। तो मैं जैसे जैसे केंद्र की तरफ आ रहा हूं, ये देखिए बच्चे, हम जैसे जैसे केंद्र की तरफ आ रहे हैं, समदाब रेखा का मान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ये देखिए बच्चे, 950 MB, 900 MB, 850 MB, देख रहे हैं? और मिनिमम कहाँ हो जाएगा? केंद्र में। तो देखिए समदाब रेखा का मान भी केंद्र की ओर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ओके, अच्छा, अब चलिए हम अपना फाइनल ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए फाइनल ग्राफ में क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर। स्पष्ट है? यहाँ पर देखिए क्या है बच्चे? हाई प्रेशर। यहाँ भी देखिए क्या है? हाई प्रेशर। इस तरफ भी क्या है? हाई प्रेशर, और नीचे इस तरफ भी क्या है? हाई प्रेशर। देख रहे हैं? यानी चारों तरफ वही हाई प्रेशर है जो मैंने आपको उस समय बताया था। अच्छा, अब इनको मिलाकर मैं यही समदाब रेखा खींच रहा हूँ। यहाँ देखिए बच्चे, इसी नक्शे को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ। यह हमारा फाइनल नक्शा हो गया। देख रहे हैं? बन गया ये सब बच्चे हमारा हाई प्रेशर।
ठीक। अब देखिए इसी नक्शे को मैं यहां जोड़ रहा हूं, ऐसे ही बनाया था मैंने, ओके। और बच्चे ये 1000, 950, 900, 850 MB इसमें भी है, यही चीज आपको इसमें भी जोड़ना है, ठीक है, यहां भी है। अब देखो बच्चे, पवन को किधर से किधर चलना है, ध्यान से देखिए, बाहर से भीतर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, परिधि से आंख की ओर, अधिक समदाब रेखा से कम समदाब रेखा की ओर। देख रहे हैं भाई सारी बातें। तो पवन को तो ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा था बच्चे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन जो है क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, यही बताया था। तो देखिए जब यहां से पवन चली तो पवन क्या हो गई, तिरछी, एक तरफ की या चारों तरफ की, तो हम क्या कहेंगे, चारों तरफ की। ये देखिए बच्चे, चारों तरफ की पवन तिरछी हो गई, और जैसे चारों तरफ की पवन तिरछी हुई तो क्या मैं कहूं कि चक्रवात का जन्म हो गया, और यही बच्चे क्या है, हमारा चक्रवात है। तो देखिए किस तरीके से चक्रवात का जन्म हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं तिरछी हुई, और तिरछी होते ही क्या हो गया, चक्रवात का जन्म हो गया। तो देखिए बच्चे ये कितना सहज है कि हमने इस ग्राफिंग से खुद ब खुद चक्रवात के जन्म को भी बखूबी सीख लिया और समझ लिया। अब देखिए ये बात मैं यहां भी लिख देता हूं, देख रहे हैं 1000 MB की हवा, 950 MB की हवा, 900 MB की हवा, फिर 850 MB की हवा, और इस तरीके से बच्चे पूरा का पूरा चक्रवात का जन्म हो गया। तो याद रखिए कभी कभी कमीशन क्या करती है बच्चे, ये फोटो देकर के भी आपसे पूछ लेती है कि बताओ ये किसका जन्म है। तो अगर कमीशन इस तरह पूछती है बच्चे कि बताओ ये किसका जन्म है, तो आप सीधे क्या कहेंगे, ये चक्रवात का जन्म है, ठीक है। देख रहे हैं बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर है बच्चे, यही LP है, लो प्रेशर। तो बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, और देखिए कैसे बाहर से हवा अंदर की ओर आ रही है, घूर्णन के कारण हवा तिरछी भी हो गई, अधिक समदाब से कम समदाब की ओर है। तो इस तरीके से बच्चे हमने बखूबी चक्रवात को सीख लिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कहा था कि ग्राफिंग करके हम अपने आप सारी चीजों को सीख लेंगे, तो यहाँ पर बच्चे हमने चक्रवात के जन्म को भी सीख लिया। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए तो सभी बच्चे इस ग्राफ को एकदम बखूबी बना लेंगे, और याद रखिएगा इस ग्राफ को देखते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता जहां सब कुछ पहले से हो। आपके लिए खुद में पूरी मेहनत की जाएगी इस चैनल पर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें। और आप बच्चे भी प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों को मैं ओरिजिनलिटी से बखूबी पढ़ा सकूं। पूरी बात समझ में आ चुकी है। ओके चलिए मैं मिटा रहा हूं इसे। अब बच्चे यहाँ पर हमने चक्रवात के जन्म को सीख लिया। अब बच्चे यहीं पर एक सवाल आता है, ठीक है। देखिए मैं इस नक्शे को मिटा नहीं रहा हूं, इस नक्शे को मैंने आपकी तरफ के पास छोड़ दिया है, और अब मैं यहां से फिर एक क्वेश्चन निकालता हूं बच्चे, जो आपसे यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में भी आया हुआ है। तो चलिए उस प्रश्न को हम डील करते हैं, क्लियर है ना। अब सभी बच्चे याद रखिएगा, अगला पॉइंट है, एक चक्रवात में पवन की दिशा, एक चक्रवात में पवन की दिशा होती है। देखिए ये एक प्रश्न है बच्चे कि एक चक्रवात में पवन की दिशा होती है, तो आपको ये बताना है कि चक्रवात में जो पवन की दिशा है वो दरअसल क्या है, ठीक है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि हमें चक्रवात को दो गोलार्धों में लेकर चलना है। पहला उत्तरी गोलार्ध, पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा है बच्चे दक्षिणी गोलार्ध। आपसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को उत्तरी गोलार्ध भी जानना है, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध भी जानना है। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए तो बच्चे अब हमें एक चक्रवात में पवन की दिशा निकालनी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मैंने आपको सिखाया था कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी दिशा होगी। देखिए बच्चे मैंने यही तो सिखाया था कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी क्या होगी, दिशा होगी। पर आप ये सोचिए कि इसमें हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि पवन तो हर तरफ से चल रही है, तो दिशा कैसे होगा। तो बच्चे मैंने देखिए केंद्र में अपनी घड़ी को रख दी। यहाँ सभी लोग देखिए मेरी घड़ी की सुई उधर जा रही है बच्चे, पर इस ग्राफ में हवा इधर आ रही है,
इसका मतलब है अगर इधर आती तो क्लॉकवाइज, लेकिन इसके उल्टे चल रही है बेटा हवा, तो क्या मैं कहूं ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो सभी लोग याद रखिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हम कहते हैं घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत चलती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा बच्चे, यानी के एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाए तो फिर हम ठीक इसका उल्टा बोलेंगे बच्चे, घड़ी के सुई के अनुसार चलेगी, ठीक उल्टा हो जाएगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात में पवन की दिशा क्या होती है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए हमने उस ग्राफ से इस आंसर को भी निकाल लिया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं निकालता हूं, इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां सही बच्चे क्या कीजिए, अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर, अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात का वर्गीकरण, ठीक है बच्चे, चक्रवात का वर्गीकरण। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा कि हम चक्रवात का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, अक्षांश और उत्पत्ति के आधार पर ही चक्रवात का वर्गीकरण। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हमें याद रखना है कि अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। स्पष्ट है? देखिए पहला क्या होता है बच्चे, जो पहला चक्रवात है हम उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा है बच्चे शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात, ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं। चक्रवात दो प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात, इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन। पूरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि चक्रवात दो प्रकार के हैं और हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना है, इंटरमिक्स नहीं करना। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे, टीचर्स, इवन टीचर्स भी गलती कर देते हैं कि दोनों को मिक्स करके एक में पढ़ाते हैं। ये गलत है बच्चे, हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा, याद रखिएगा बच्चे, हमने सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कंप्लीट करना है। यहां देखिए बच्चे, हमारा पहला हेडिंग क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्पष्ट है? अच्छा, अब बच्चे सबसे पहले याद रखिए उष्ण शब्द का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था ना कि उष्ण शब्द का मतलब क्या होता है, गर्म। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसा चक्रवात है, गर्म चक्रवात है। क्या मैं बच्चे गर्म को तापमान से शो करूं, निश्चित कर सकता हूं? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दरअसल वो गर्म चक्रवात है, और गर्म का मतलब है तापमान। तो बच्चे मुझे ये बताइए, आंख बनने का कारण क्या था? मैंने क्या समझाया था? आंख बनने का कारण भी तो तापमान ही था बच्चे। क्या मैं तापमान को गर्मी नहीं कहूं?
और उष्ण का मतलब ही गर्म है। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि उष्ण का मतलब ही गर्म और आंख बनने का कारण भी गर्म था। यानी जो मैंने अभी आपको चक्रवात की भूमिका सिखाई, चक्रवात का परिचय सिखाया, वो अपने आप आकर यहाँ पर चिपक गया। तो याद रखना है बच्चे कि अभी जो मैंने आपको चक्रवात का परिचय दिया वो यहाँ पर लाकर आपको पेस्ट कर देना है। समझ में आया? यानी जो चक्रवात का परिचय था वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही क्या निकला, परिचय निकला, क्योंकि आंख बनने का कारण भी तापमान और गर्मी थी और इस चक्रवात का मतलब ही क्या है, गर्मी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का परिचय वही है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। अब चलिए इसके सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे जो है पूछे जाते हैं। चलिए बच्चे अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में, क्लियर है बच्चे, दो या निम्न अक्षांशों में। समझते चलिए, बहुत इजी है। दोनों उष्णकटिबंधीय भागों में या निम्न अक्षांशों में। देख रहे बच्चे, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में या निम्न अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में, यानी मैं दोनों गोलार्ध पढ़ा रहा हूं आपको, क्लियर है? दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री लैटीट्यूड से 20 डिग्री लैटीट्यूड के मध्य। देख रहे हैं बच्चे, इस अक्षांश के बीच 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी की ऋतु में, जब तापमान हो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में गर्म सागरों के ऊपर होती है। पूरी बात समझ में आ गई? इस लाइन को सभी बच्चे याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपके डील हो जाएंगे सारे पॉइंट से। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हमेशा उष्णकटिबंधीय भागों में होगी या निम्न अक्षांशों में होगी। क्लियर है बच्चे? दोनों गोलार्धों में होगी। 8 डिग्री से 20 डिग्री, आप रट जाओ, 8 से 20 मैंने कहा है, न तो 8 के नीचे और न तो 20 के ऊपर। सभी बच्चे याद रखिएगा, न तो 8 डिग्री से नीचे होगी और न 20 डिग्री के ऊपर होगी। तो 8 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य ग्रीष्म ऋतु में, यानी वो गर्मी की ऋतु होगी। बच्चे याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, गर्मी की ऋतु में और गर्म सागर के ऊपर होती है। मैंने जमीन नहीं कहा है बच्चे, सागर कहा है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति पहले तो सागर के ऊपर होगी, वो भी कैसा, गर्म सागर। किस ऋतु में होगी? ग्रीष्म ऋतु में। 8 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश के बीच होगी, दोनों गोलार्धों में होगी और उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों में होगी। लेकिन बच्चे एक सवाल है, सभी लोग देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो उष्णकटिबंध है वो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड के बीच है। ये मैंने आपको बताया था बच्चे कि उष्णकटिबंध जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, अक्षांश में मैं क्या कह रहा हूँ, 8 से 20, ना तो 8 के नीचे ना तो 20 के ऊपर, यानी 0 डिग्री उष्णकटिबंध में आता है, फिर भी 0 डिग्री पर यह चक्रवात नहीं बनता। और 0 डिग्री क्या है बच्चे, विषुवत रेखा। तो टीचर आपको ये कह देंगे कि देखो उष्णकटिबंध में चक्रवात बनेगी, लेकिन बच्चे आप कहना कि सर उष्णकटिबंध में तो 0 से 23.5 आता है, पर चक्रवात हमेशा 8 से 20 के बीच बनता है। इसलिए आप सिर्फ उष्णकटिबंध नहीं, उष्णकटिबंध में भी 8 से 20 कहें। समझ में आया बच्चे? लेकिन बस प्रॉब्लम फिर ये है, तो आखिर 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म क्यों नहीं होता? देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये है, तो सभी लोग याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता। विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता है। अभी क्वेश्चन ये आ गया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म ही नहीं हो रहा है?
देखने बच्चे क्वेश्चन फंस गया। तो याद रखिएगा कि ये चक्रवात उष्ण कटिबंध में बनेगा तो जरूर, पर उष्ण कटिबंध 0 से 23.5 के बीच है, इसको उतना नहीं चाहिए, इसको इसके अंदर 8 से 20 ही चाहिए। न तो ये 8 के नीचे बनेगा और न 20 के ऊपर। तो अब 8 के नीचे यानी जो 0 डिग्री पर सूरज की रोशनी सीधी है, यहाँ तो सालों भर तापमान बच्चे ज्यादा होता है और चक्रवात को बनने के लिए गर्मी ही तो चाहिए। तो जब यहाँ तापमान सालों भर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो आखिर विषुवत रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनती? चलिए बच्चे तुरंत इसको इस ग्राफ से सीखते हैं। यहाँ सभी बच्चे देखिए, ये बना दिया मैंने 0 डिग्री, स्पष्ट है, और ये क्या बना दिया 90 डिग्री। तो मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी का घूर्णन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है। तो जरा सोचिए कि अगर विषुवत रेखा पर घूर्णन सबसे कम है बच्चे, न्यूनतम है, देखिए मैं लिख भी देता हूं, फिर भी मैंने एरो बनाया है, न्यूनतम है, और यहाँ पर क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम है। तो जब विषुवत रेखा पर घूर्णन ही न्यूनतम है बच्चे, तो क्या हवा तिरछी हो पाएगी? नहीं। और जब हवा ही तिरछी नहीं हुई तो क्या कभी चक्रवात का जन्म होगा? नहीं होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ घूर्णन जो है न्यूनतम है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? क्योंकि यहाँ घूर्णन का अभाव है, यानी घूर्णन क्या है बच्चे, न्यूनतम है। और जब घूर्णन ही न्यूनतम होगी तो फिर हवा कैसे तिरछी होगी? और अगर हवा तिरछी नहीं होगी बच्चे तो कभी भी चक्रवात का जन्म नहीं होगा। और वैसे भी बच्चे मैंने आप सबों को सिखाया भी था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आंख बनने का क्या कारण है, तो आप बोलना तापमान, और चक्रवात बनने का क्या कारण है तो बोलना घूर्णन। तो मान लीजिए अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि बताओ विषुवत रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनता, और आपको कुछ नहीं भी आता बच्चे, तो तुरंत आप सोचना कि सर ने कहा है आंख बनने का कारण तापमान और चक्रवात बनने का कारण घूर्णन, तो कह रहा है कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनता, इसका मतलब है जरूर वहां घूर्णन नहीं होगा। आप तुरंत बच्चे ऑप्शन में देखना, अगर कहीं भी लिखे कि घूर्णन नहीं है, बोल देना दिस इज द आंसर। तो बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ घूर्णन बल का क्या है बच्चे, अभाव है, यहाँ घूर्णन कम है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए एक एक बखूबी इसके सारे पॉइंट्स निकालते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, इसका एक और नाम है, जरा जान लें कि इसका जो है वो दूसरा नाम क्या है। स्पष्ट है? चलिए यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा, इसे पूर्वा चक्रवात, इसे पूर्वा चक्रवात भी कहते हैं, इसे पूर्वा चक्रवात भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पूर्वा चक्रवात क्यों कहते हैं? क्या बच्चे? पूर्वा चक्रवात क्यों कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको सिखाया था ना बच्चे कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी दिशा होती है। तो अगर पूर्वा लग गया, इसका मतलब ये किधर से चल रही है, पूरब से, और किस ओर, पश्चिम की ओर। तो सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि इसे पूर्वा चक्रवात हम क्यों कहते हैं, तो सीधे कहिएगा बच्चे, इसलिए पूर्वा कहते हैं क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, पूर्वा चक्रवात कहा गया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? तो याद रखिएगा यही है पूर्वा चक्रवात। थैंक यू क्लास।